नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग नाटक विधा को देख रहे थे। नाटक विधा की आज 6वीं क्लास है और हमने इसके पहले भारतीय युग को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग देखेंगे प्रसाद युग। तो आइए शुरू करते हैं प्रसाद युग और देखते हैं प्रसाद युग का समय, प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार और उनके नाटक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रसाद युग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालना है हमें? प्रसाद युग। प्रसाद युग। समय की बात करें तो समय 1900 से लेकर के 1930 तक। अब आइए देखते हैं इनमें जो प्रमुख नाटककार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसको? जयशंकर प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद हेडिंग डाल लीजिए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अगर इनके समय की बात करें तो इनका जन्म 1889 में जन्म हुआ, 1889 में, और निधन हुआ था 1937 में। कब? 1937। आज के जो हमारे क्लास संख्या 6 के पहले नाटककार हैं उनका क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जितने भी नाटक लिखे गए वो सभी के सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके नाटक कौन कौन से हैं। नाटक की बात करें तो कौन कौन से नाटक हैं? सज्जन है इनका नाटक। सज्जन है। सज्जन कब है? 1910 में। सज्जन के बाद कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय कब है? कल्याणी परिणय है 1912। 1912 में। करुणालय 1913 में। करुणालय कब है? 1913 में। करुणालय के बाद प्रायश्चित 1914 में। प्रायश्चित कब है? 1914 में। तो जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक देखे हमने? सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1914 में। राजश्री। राजश्री ये है 1915 में। विशाख 1921 में। विशाख कब है? 1921 में। अजात शत्रु 1922 में। अजात
शत्रु कब है? 1922 में। जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ, इसका समय है 1926 ईस्वी। कब है? 1926 ईस्वी। कामना 1927 में। कामना कब है? 1927 में। वर्ण विषय अभी बाद में लिखवाएंगे, पहले एक जगह आप लोग इसको लिख लीजिए कि कौन कौन से नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। ये पहले एक जगह हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इन सब का वर्ण विषय हम लिखते हैं। सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजात शत्रु 1922 में, जनमेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927। आगे लिखिए। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त कब है? 1928 में। एक घूंट, एक घूंट, एक घूंट कब है? 1929 में। चंद्रगुप्त 1931 में। चंद्रगुप्त कब है? 1931 में। ध्रुव स्वामिनी 1933 में। ध्रुव स्वामिनी ये कब है? 1933 में। अग्निमित्र, अग्निमित्र ये कब है? ये अपूर्ण है। अग्निमित्र क्या है? अपूर्ण। जो पूरी न हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक बार फिर से। आज की क्लास में हम लोग जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी और निधन कब हुआ? 1937 ईस्वी में। प्रसाद युग का अगर समय पूछा जाए तो क्या बताना है? 1900 से 1930। प्रसाद युग का समय क्या बताना है? 1900 से 1930। आज की क्लास में किसको देख रहे हैं? जयशंकर प्रसाद को। समय क्या है? 1889 से 1937 ईस्वी। नाटक कौन कौन से हैं? इनके नाटक हमें सबसे पहले याद रखने हैं। तो कौन से? सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र। ये किसके नाटक है? जयशंकर प्रसाद के। नाटक का समय क्या है? सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1914 में,
राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नायक 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1929 में, चंद्रगुप्त 1931 में, भूस्वामी 1933 में, अग्निमित्र ये अपूर्ण। अब आइए इनके एक एक नाटक का वर्ण विषय देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डाल लीजिए सज्जन, नंबर 1 पे लिख लीजिए सज्जन। सज्जन की बात करें तो इसका समय क्या है, 1910 ईस्वी, 1910 ईस्वी। इसमें है क्या, ये पौराणिक नाटक है, पौराणिक नाटक। जो पुराण पर आधारित नाटक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पौराणिक नाटक। तो इसको लिख सकते हैं, ये कैसा नाटक है, ये पौराणिक नाटक है। महाभारत के कथानक पर आधारित, लिख लीजिए महाभारत के कथानक पर आधारित, महाभारत के कथानक पर आधारित दुर्योधन के प्रति, दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण, दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण। तो इसमें क्या है, ये पौराणिक नाटक है, महाभारत के कथानक पर आधारित है। इसमें दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर का जो सज्जनता पूर्वक व्यवहार है उसका वर्णन किया गया है। यदि आपसे पूछे सज्जन नाटक में क्या है, ये पौराणिक नाटक है। इसमें दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर के जो व्यवहार है, जो सज्जनता दिखाई है, उसका वर्णन देखने को मिलता है। तो सज्जन में क्या है, 1910 पौराणिक नाटक, महाभारत के कथानक पर आधारित दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण। दूसरा नाटक है इनका कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय। इसका समय क्या है, 1912 ईस्वी। और ये ऐतिहासिक है। ये कैसा नाटक है, ऐतिहासिक है और एकांकी नाटक है। एक अंकों में लिखा गया नाटक एकांकी कहलाता है। तो लिख लीजिए एकांकी नाटक, ऐतिहासिक एवं एकांकी नाटक, ऐसे लिख लीजिए ऐतिहासिक एवं एकांकी नाटक। ऐतिहासिक एवं एकांकी नाटक। इसमें क्या है, चंद्रगुप्त एवं सेलुकस, चंद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त एवं सेलुकस
की कथा का चित्रण, की कथा का चित्रण। चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक कब है इनका? 1931 में। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस की कथा का चित्रण है। चंद्रगुप्त नाटक जो है इसी का परिवर्धित रूप है, परिवर्धित रूप है। लिख लीजिए, चंद्रगुप्त नाटक इसका परिवर्धित रूप है। ये हो गया कल्याणी परिणय। परिवर्धित और परिवर्तित ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, दोनों एक मत कर दीजिएगा। परिवर्तित अलग शब्द है और परिवर्धित अलग शब्द है। पहले आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को परिवर्धित और परिवर्तित के बारे में बताते हैं। सबसे पहले प्रसाद युग 1900 और 1930। जयशंकर प्रसाद को सबसे पहले हम देख रहे हैं। प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में अगर बात करें तो उनके नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन है 1910 में, कल्याणी परिणय है 1912 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933, अग्निमित्र अपूर्ण। ये तो हो गए नाटक किसके? जयशंकर प्रसाद के। इनका समय और इनके नाटक आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन से नाटक इनके हैं। उसके बाद हमने देखा इनका एक एक वर्ण विषय। सज्जन 1910 में पौराणिक नाटक, जो पुराणों पर आधारित नाटक होते हैं उसे क्या कहते हैं? पौराणिक नाटक। पुराणों पर आधारित मतलब ये महाभारत के कथानक पर आधारित है, इसलिए क्या हुआ? पौराणिक नाटक हो गया। और इसमें दिखाया क्या गया है? दुर्योधन, दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण है। ठीक, उसके बाद कल्याणी परिणय की बात करें तो ये कब है? 1912 में। ऐतिहासिक एवं एकांकी नाटक है। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस की कथा का चित्रण, चंद्रगुप्त नाटक इसका परिवर्धित रूप है। कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप नाटक क्या है? चंद्रगुप्त। अब आइए इसको समझ लेते हैं। परिवर्तित और परिवर्धित दोनों शब्द अलग अलग है। परिवर्तित का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज बदल दी जाए या बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? परिवर्तित कहलाता है। लेकिन परिवर्धित बदला हुआ रूप को नहीं कहते, बढ़ा हुआ को कहते हैं। जैसे कोई चीज होती है, कोई वस्तु है, उसको हम बड़ा कर लें, बढ़ा लें तो क्या होता है? वो परिवर्धित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप प्रोजेक्टर को ले सकते हो कि जब कोई चित्र छोटा रहता है तो उसको क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये परिवर्तित हो गया। लेकिन जब किसी कहानी या कथा को ठीक और उसमें तत्वों को समाहित करके हम बढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है? परिवर्धित रूप कहलाता है। तो ये कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप ही चंद्रगुप्त नाटक है। आगे हम लोग फिर देखेंगे परिवर्धित चंद्रगुप्त लिखेंगे तो वहां पर भी लिख लेंगे कि कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप ही चंद्रगुप्त नाटक है। तो याद रखना, आपसे ये पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक किसका परिवर्धित रूप है? तो किसका परिवर्धित रूप है? कल्याणी परिणय के। जो ऐतिहासिक कथा इसमें सम्मिलित है कल्याणी परिणय में, वो जाकर के और बड़ी होकर के क्या होती है?
चंद्रगुप्त में समाहित होती है। इसका रूप क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ा हुआ या बढ़ाया हुआ को क्या कहते हैं, परिवर्तित कहते हैं। परिवर्तित का मतलब क्या होता है, बदला हुआ। जो बदल जाए वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए दोस्तों, आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा परिवर्धित किसे कहा जाता है और परिवर्तित किसे कहा जाता है। परिवर्तित का मतलब कि बदल गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया। और परिवर्तित का मतलब है कि बढ़ा हुआ। जब बढ़ जाए तो ये क्या कहलाता है, परिवर्तित कहलाता है। ठीक, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारा अगला नाटक है करुणालय। करुणालय नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है और ये भी पौराणिक पे आधारित है, लेकिन ये हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कभी कभी ये न पूछ करके कि करुणालय किसका नाटक है, ये नहीं पूछता। चलो ठीक है, आपने याद रखा है कि करुणालय जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यदि ये नहीं पूछता, आपसे ये पूछ ले हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है, तो कौन सा बताना है, करुणालय ही बताना है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 3 नंबर पर, करुणालय। करुणालय, चलो देखते हैं इसका समय क्या है। करुणालय का समय 1913। 1913 हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। एक बार चेक कर लें, कहीं ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, लिखने का कोई मतलब नहीं। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। अगर आप आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है, तो कौन सा है, करुणालय। और किस पर आधारित है, पौराणिक पर आधारित। पौराणिक, पौराणिक पर आधारित है। इसमें है क्या, वैदिक कालीन युद्ध, लिख लीजिए वैदिक कालीन युद्ध। वैदिक कालीन युद्ध और हिंसा के विरोध में, और हिंसा के विरोध में वैदिक कालीन युद्ध और हिंसा के विरोध में करुणा की प्रतिष्ठा, करुणा की प्रतिष्ठा। वैदिक कालीन युद्ध और हिंसा के विरोध में करुणा की प्रतिष्ठा। हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की कथा का चित्रण।
हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की कथा का चित्रण किसमें है? करुणालय। कब है? 1913 में। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, पौराणिक पर आधारित है। वैदिक कालीन युद्ध और हिंसा के विरोध में करुणा की प्रतिष्ठा, हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की कथा का चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? करुणालय में। हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की कथा का चित्रण कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों? करुणालय में। प्रायश्चित 4 नंबर पर, प्रायश्चित। और प्रायश्चित कब है? 1914 में। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देशद्रोह के लिए जयचंद्र से देशद्रोह के लिए जयचंद्र से प्रायश्चित करवाना। जयचंद्र से प्रायश्चित करवाना। देशद्रोह के लिए जयचंद्र से प्रायश्चित करवाना। और किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक नाटक। अगर देशद्रोह का नाम लिया जाता है तो जयचंद्र का नाम सबसे पहले ले लिया जाता है। लेकिन यदि आज के जमाने में देखा जाए तो सभी जयचंद्र ही बन गए हैं। जयचंद्र ऐसा नहीं था कि कोई खराब व्यक्ति था या गलत व्यक्ति था। जयचंद्र राजा था अपने राज्य का, और जब युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ था, जब पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच, तो उस समय जयचंद्र ने ही पृथ्वीराज का साथ दिया था और जयचंद्र युद्ध को जीत गया था। लेकिन दोबारा जयचंद्र ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया तो पृथ्वीराज हार गए। और साथ न देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता। चलो अब चर्चा किए हैं तो बता ही देते हैं आप लोगों को। जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज को प्यार हो जाता है, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जयचंद्र को ये बात जब पता चलती है तो वो बुरा मान जाता है। जबकि पृथ्वीराज में कोई कमी नहीं थी, वो भी किसी राज्य के उच्च पद पर विद्यमान थे। जयचंद्र को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं इनके साथ भी धोखा करूंगा। पृथ्वीराज संयोगिता से प्रेम नहीं करते तो जयचंद्र उनका साथ देता। लेकिन यदि किसी की पुत्री के साथ कोई गलत व्यवहार करे, गलत आचरण करे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। यही बात जयचंद्र को खल गई कि
मेरे साथ होकर भी मुझे धोखा दिया है, तो मैं भी इनको धोखा दूंगा। और जब दोबारा युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, तो जयचंद्र साथ छोड़ देता है, जिसके कारण पृथ्वीराज हार जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ही बताइए, यदि किसी की पुत्री के साथ कोई दुर्व्यवहार करे, बिना शादी विवाह के उसके संपर्क में रहे, तब के जमाने में जब ऐसी बातों को बहुत ही लज्जाहीन माना जाता था, तो जयचंद्र सही था या गलत, इसका निर्णय आप लोग ही कर सकते हैं। चलो टॉपिक से हम बाहर नहीं जाएंगे, चर्चा किए थे इसलिए शॉर्टकट में आपको हमने बता दिए। बाकी बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग पढ़ेंगे तो इसी कहानी के माध्यम से ही गुलाम वंश का उत्पन्न होता है। आगे चल करके मोहम्मद गोरी की पुत्री से खिलजी प्यार कर लेता है, खिलजी गुलाम रहता है जिसको खरीद कर लाया जाता है और उच्च पद पर रखा जाता है। जो ताकतवर होता है, फुल पावरदार होता है, उसे फिर वो उससे प्यार करता है, फिर उससे प्यार करते हैं, इसी से गुलाम वंश का प्रारंभ होता है। चलो ये सब बातें छोड़ दो, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अगर बाहर की बातें को लेकर आएंगे बीच में तो समय बहुत नष्ट हो जाएगा और जो हमारे लिए उपयोगी भी नहीं है। करुणालय की बात करें तो करुणालय 1913 में हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। पौराणिक पर आधारित है। वैदिक कालीन युद्ध और हिंसा के विरोध में करुणा की प्रतिष्ठा है। हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की कथा का चित्रण है। कभी भी समय लगे तो आप जयचंद्र के बारे में पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद प्रायश्चित की बात करें तो 1914 देशद्रोह के लिए जयचंद्र से प्रायश्चित करवाना ऐतिहासिक नाटक है। जब भी देशद्रोह की बात होगी तो जयचंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं अगला नाटक कौन सा है, राजश्री। और ये कब है, 1915। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। राजश्री की बात करें तो ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। यदि आपसे पूछ ले हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक तो क्या बताना है, राजश्री। इसमें राजश्री, इसमें राजश्री की क्षमताशीलता का चित्रण की क्षमा क्षमाशीलता का चित्रण, क्षमता नहीं करिएगा दोस्तों, क्षमाशीलता। इसमें राजश्री की क्षमाशीलता का चित्रण है। बताने को तो बहुत सारी बातें रहती हैं जो बताई जा सकती है, लेकिन अभी परीक्षा आपके सर पर है, परीक्षा आपके सिर पर है, तो समय कम है। जो खास बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, केवल उसी पर चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ जाएं, बेहतर होगा यही। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक, इसमें राजश्री क्षमाशीलता का चित्रण, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। चलो नाटक है करते, सही रहेगा। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। इसमें
राजश्री की क्षमाशीलता का चित्रण। इस नाटक का आधार इस नाटक का आधार हर्षचरित एवं ह्वेन-त्सांग का चित्रण। हर्षचरित एवं ह्वेन-त्सांग का चित्रण। अगला नाटक लिख लीजिए विशाख। विशाख कब है? 1921 में। 1921 में जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। प्रेम की विजय का वर्णन। प्रेम की विजय का वर्णन। कथानक की बात करें तो कथानक क्या है? कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित ऐतिहासिक नाटक। अजातशत्रु। चलिए 1922 में है अजातशत्रु, इसको देख लेते हैं। ये भी क्या है? ऐतिहासिक नाटक। लिख लीजिए ऐतिहासिक नाटक। अतीत का गौरवगान, लोक मंगल का उद्देश्य। अतीत का गौरवगान, लोक मंगल का उद्देश्य। असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन। असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन।
असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन। मगध कौशल कौशाम्बी का चित्रण। मगध कौशल कौशाम्बी कौशाम्बी का चित्रण। असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन। मगध कौशल कौशाम्बी का चित्रण। शासकों की सत्ता लिप्सा का चित्रण। शासकों की सत्ता लिप्सा। लिप्सा का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। सत्ता लिप्सा का चित्रण। लिप्सा का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, ठीक। जी, जो बच्चे नहीं जानते हम उनको बता दें कि लिप्सा का अर्थ होता है लालच, लोभ या किसी लालच लोभ कह सकते हैं या किसी वस्तु या चीज को पाने की प्रबल इच्छा। तो जिस प्रकार आप अभी रोजगार लिप्सा में लगे हैं, रोजगार पाने की प्रबल इच्छा में लगे हैं, वो क्या है? लिप्सा। रोजगार लिप्सा अगर कहा जाए कि आप लोग नौकरी पाने की प्रबल इच्छा में लगे हैं या उसके लालच में लगे हैं, लोग में लगे हैं, तो क्या है? वो है रोजगार लिप्सा। उसी प्रकार जब शासक सत्ता को पाने के लिए, सत्ता पर रूढ़ रहने के लिए, वो सत्ता में रूढ़ रहने के लिए, बने रहने के लिए लालच, लोभ और इच्छा रखते हुए या चाह रखते हुए जुड़े रहने के लिए सत्ता में, तो क्या कहलाता है? सत्ता लिप्सा कहलाता है। लिप्सा का मतलब ये होता है कि लालच, लोभ या किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा हो या चाह हो, ये कहलाता है लिप्सा। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। करुणालय। करुणालय की बात करें तो कब है? 1913 हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, पौराणिक पर आधारित है। वैदिक कालीन। वैदिक कालीन का मतलब आप लोग समझते हैं, जो वेदों का समय था उसे वैदिक कालीन कहा जाता है। वैदिक कालीन युद्ध और हिंसा के विरोध में करुणा की प्रतिष्ठा की गई। हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की कथा का चित्रण देखने को इसमें मिलता है। प्रायश्चित की बात करें तो देशद्रोह के लिए जयचंद्र से प्रायश्चित करवाना ऐतिहासिक नाटक है, ठीक। राजश्री की बात करें तो 1915 में हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक, इसमें राजश्री की क्षमाशीलता का चित्रण। इस नाटक का आधार हर्षचरित एवं हेम सॉन्ग का चित्रण। विशाख की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम पौध नाटक है, प्रेम की विजय का वर्णन है। कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी पर आधारित है, ठीक। और कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक। अजातशत्रु की बात करें तो 1922 में, ये भी ऐतिहासिक नाटक है। अतीत का गौरव गान, लोक मंगल का उद्देश्य, असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन, मगध कौशल कौशाम्बी का चित्रण, शासकों की सत्ता लिप्सा का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आज हम जयशंकर प्रसाद को कंप्लीट पढ़ाएं, ताकि अगली क्लास में प्रसाद युग पूरा कर लिया जाए। हो गया दोस्तों? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अजातशत्रु हो गया,
अब आइए देखते हैं जन्मेजय का नागिन 8 नंबर पे। जन्मेजय का नागिन। जन्मेजय का नागिन। और ये कब है? ये 1926 में है। 1926। चलिए, ये भी कैसा है? ये भी पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा परीक्षित, राजा परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा नागों के विध्वंस के लिए के द्वारा नागों के विध्वंस के लिए विध्वंस के लिए नागों के विध्वंस के लिए किए गए नाग यज्ञ का चित्रण। किए गए नाग यज्ञ का चित्रण। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा नागों के विध्वंस के लिए किए गए नाग यज्ञ का चित्रण। और इस नाटक का उद्देश्य क्या था? चलिए, उद्देश्य छोड़ दीजिए, आगे लिखिए कामना। कामना इनका अगला नाटक है और इसका समय है 1927। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है। हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक। काल्पनिक नाटक उद्देश्य प्रधान। काल्पनिक नाटक काल्पनिक नाटक उद्देश्य प्रधान। काल्पनिक नाटक उद्देश्य प्रधान। विवेक विलास। विवेक विलास। कामना आदि कामना आदि कामना आदि मनोविकारों कामना आदि मनोविकारों का मानवीकरण।
का मानवीकरण। कामना की बात करें तो हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक, काल्पनिक नाटक, उद्देश्य प्रधान, विवेक विलास, कामना आदि मनोविकारों का मानवीकरण इसमें है। इसके बाद अगला नाटक है इनका स्कंदगुप्त। 10 नंबर पर लिखिए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का समय 1928। चलिए इसमें लिख लीजिए ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक। ये कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक। कथानक की बात करें, कथानक की बात करें तो क्या है? गुप्त काल के इतिहास से संबंधित, गुप्त काल के इतिहास से, गुप्त काल के इतिहास से संबंधित, गुप्त काल के इतिहास से संबंधित। स्कंदगुप्त द्वारा मगध साम्राज्य के, स्कंदगुप्त द्वारा मगध साम्राज्य के आंतरिक विद्रोह, के आंतरिक स्कंदगुप्त द्वारा मगध साम्राज्य के आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमणकारियों, एवं बाह्य आक्रमणकारियों एवं बाह्य आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक, का सफलतापूर्वक सामना करना, सामना करना तथा विजयी होना, विजयी होना। इसमें 5 अंक हैं, इसमें 5 अंक, 33 दृश्य, 17 गीत, 17 गीत हैं। इसमें 5 अंक, 33 दृश्य, 17 गीत हैं। प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ में 7 दृश्य। 5 अंक है तो 5 अंक का विभाजन कर लेते हैं। चलो इतना आप लोग जानते रहिए किसमें कितने अंक हैं, किसमें कितने दृश्य हैं। इतना डीप आप लोगों से नहीं पूछेगा। पात्र लिख लेते हैं।
पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। पुरुष पात्र में स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त है, ये क्या है? नायक। उसके बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त क्या है? स्कंदगुप्त के पिता है कुमारगुप्त। गोविंदगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, पर्णदत्त, बंधुवर्मा, बंधुवर्मा, और आप लिख लीजिए चक्रपणित, बंधुवर्मा, भीम वर्मा लिख लीजिए यहाँ पर, भीम वर्मा। चक्रपालित रहने दीजिए, इतने महत्वपूर्ण नहीं। मातृगुप्त, मातृगुप्त, खिलिंग, इसका जो नायक है खिलिंग, खलनायक, खलनायक जो है कौन है? खिगिल, खिगिल इसका क्या है? खलनायक है। और परगुप्त, बस इतना बहुत है। चलो आइए देख लेते हैं स्त्री पात्र। स्त्री पात्र, स्त्री पात्र ज्यादा पूछा जाता है इसमें। देवकी, देवसेना लिखिए, देवकी, देवसेना, अनंत देवी, अनंत देवी, विजया, विजया, कमला, रामा, जया, मालिनी, मालिनी, और स्त्री पात्र में हम इतना ही देख लें। देवकी, देवसेना, अनंत देवी, विजया, कमला, रामा, जया, मालिनी। चलिए एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। जनमेजय का नायक 1926 में पौराणिक नाटक परीक्षित के पुत्र जनमेजय द्वारा नागों के विध्वंस के लिए किए गए नाग यज्ञ का चित्रण। कामना 1927 में हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है। काल्पनिक नाटक, उद्देश्य प्रधान, विवेक विलास, कामना आदि मनोविकारों का मानवीकरण किया गया है। स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक है। कथानक गुप्त काल के इतिहास से संबंधित है। स्कंदगुप्त द्वारा मगध साम्राज्य के आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना करना तथा विजयी होना। इसमें 5 अंक हैं, 33 दृश्य, 17 गीत हैं। ठीक। पुरुष पात्र की बात करें तो स्कंदगुप्त इसका नायक है, कुमारगुप्त है, गोविंदगुप्त है, पर्णगुप्त है, बंधुवर्मा है, भीमवर्मा, मातृगुप्त, खिलिंग, खिलिंग इसका क्या है? खलनायक। स्त्री पात्र की बात करें तो
देवकी, देवसेना, अनंत देवी, विजया, कमला, रामा, जया, मालिनी, जयमाला इत्यादि इसके स्त्री पात्र हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं किस पर? स्कंदगुप्त पर। स्कंदगुप्त के बाद ध्रुव स्वामिनी भी है और चंद्रगुप्त, दो कहानी और एक घूंट भी है। एक घूंट भी, इनका भी एक नाटक बचा हुआ है। तो चलिए आप लोगों पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलो, 28 में स्कंदगुप्त, 29 में एक घूंट। आइए अगला नाटक देखते हैं जयशंकर प्रसाद का, एक घूंट। कितना हुआ था? 10, 11 नंबर। एक घूंट। एक घूंट कब है? 1929। डॉक्टर नागेंद्र ने कब माना है इसको? 1930 माना है। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कब है? 1930। 1930 ईस्वी। एकांकी नाटक, जिसमें एक अंक हो उसे क्या कहते हैं? एकांकी। एकांकी नाटक। सामाजिक श्रेणी का नाटक, सामाजिक श्रेणी का नाटक, सामाजिक श्रेणी का नाटक आनंदवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा। आनंदवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा। आनंदवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा। स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर, स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम को महत्व। वैवाहिक, स्वच्छंद प्रेम का मतलब क्या हुआ? आजकल के जमाने का लव मैरिज ही स्वच्छंद प्रेम कहलाएगा। स्वच्छंद प्रेम मतलब आजकल के जमाने का जो लव मैरिज करते हैं, लिविंग एज द लिविंग करते हैं, वही है स्वच्छंद प्रेम। स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम को महत्व। प्रेम को महत्व। अगला नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त।
कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय कब है? 1912। लिख लीजिए, कल्याणी परिणय कल्याणी परिणय का परिवर्तित रूप। अब लिख सकते हैं आप लोग परिवर्तित, और परिवर्तित में समझ गए हैं, का परिवर्तित रूप, बढ़ा हुआ रूप आप कह सकते हैं, का परिवर्तित रूप। कुल अंक, कुल अंक बराबर 4। कथानक क्या है? कथानक की बात करें, कथानक में नंद वंश एवं मौर्य वंश से संबंधित, नंद वंश और मौर्य वंश, मौर्य वंश से संबंधित। प्रमुख घटनाएं कौन सी है? लिख लीजिए, प्रमुख घटनाएं। नंद वंश का चाणक्य, नंद वंश व चाणक्य, व चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता, द्वारा नंद वंश का चाणक्य कर दिया, वहां नहीं करके, नंद वंश का चाणक्य, का चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता, की सहायता, नंद वंश का चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से विनाश, नंद वंश का चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से विनाश। हमारे कहने का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त, चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का विनाश किया गया। ठीक, इस लाइन का मतलब यही है कि चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का विनाश किया गया। अगली घटना, दूसरी घटना, ये तो मान लो 1 नंबर हो गया। दूसरी घटना जो महत्वपूर्ण है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तीसरी महत्वपूर्ण घटना क्या है? सेलुकस की पराजय, सेलुकस की पराजय।
चलिए पात्र लिख लेते हैं। पात्र, पात्र की बात करें तो कौन है इसमें? चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, बरुरुचि या कात्यायन, बरुरुचि, या कात्यायन। बरुरुचि या कात्यायन। राक्षस, सक्टार, सक्टार, राक्षस, सिकंदर, सिकंदर और अलछेद, फिलिप्स, फिलिप्स, दंडायन, दंडायन, सिलुकस, सिलुकस, नीला व लीला, नील व लीला, कल्याणी, मल्लिका, मल्लिका, कार्नोलिया, कार्नोलिया। बस इतने पात्र बहुत हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक है। चलिए इस पेज को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़े। एक खूंट 1929, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1930 ईस्वी। ये एकांकी नाटक है। सामाजिक श्रेणी का नाटक, आनंदवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा, स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम को महत्व दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लव मैरिज का विरोध किया गया। चंद्रगुप्त कल्याणी परिणय का परिवर्तित रूप है, मतलब कल्याणी परिणय का ही बढ़ा हुआ रूप है चंद्रगुप्त। कुल अंक कितने हैं? 4। कथानक क्या है? नंद वंश और मौर्य वंश से संबंधित इसमें कथानक है। प्रमुख घटनाएं क्या है? नंद वंश का चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से विनाश, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, सेल्यूकस की पराजय। ये 3 प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती हैं किसमें? चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। पात्र की बात करें तो पात्र कौन है? चाणक्य है, चंद्रगुप्त, नंद, बरुच, कात्यायन, सक्टार, राक्षस, सिकंदर, अलछेद, फिलिप्स, दंडायन, सेल्यूकस, नील व लीला, नीलवा, लीला, कल्याणी, मल्लिका, कार्नोलिया। चलिए आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिया दोस्तों? चलो
कार्नोलिया ही इसकी नायिका है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, चंद्रगुप्त की नायिका कार्नोलिया है और चंद्रगुप्त नायक है। ठीक। अगला नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, चलिए इसको देख लेते हैं। विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित चंद्रगुप्त के आधार पर रचित विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित 3 अंक रचित 3 अंक। कितने अंक? 3 अंक। स्त्री प्रधान समस्यात्मक एवं ऐतिहासिक नाटक। स्त्री प्रधान समस्यात्मक स्त्री प्रधान समस्यात्मक एवं ऐतिहासिक नाटक। एवं ऐतिहासिक नाटक। स्त्री प्रधान समस्यात्मक एवं ऐतिहासिक नाटक। स्त्री को भोग की वस्तु मानने स्त्री को भोग की वस्तु मानने स्त्री को वस्तु की वस्तु मानने, उसकी अस्मिता को न स्वीकारने, उसकी अस्मिता को न स्वीकारने, उसकी अस्मिता को न स्वीकारने, अनमेल विवाह आदि प्रहार। अनमेल विवाह आदि पर प्रहार। आदि पर प्रहार। नारी उत्थान की समस्या का चित्रण। नारी उत्थान की समस्या का चित्रण। नारी उत्थान की समस्या का चित्रण। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक पात्र है।
ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक पात्र है। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक पात्र है। इतिहास में इसका नाम ध्रुव श्री है। इतिहास में इसका नाम इतिहास में इसका नाम ध्रुवश्री मिलता है। इतिहास में इसका नाम ध्रुवश्री मिलता है। ध्रुव स्वामिनी नाम ध्रुव स्वामिनी नाम ध्रुव स्वामिनी नाम प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी नाम प्रसाद जी ने राजशेखर प्रसाद जी ने राजशेखर के एक मुक्तक से लिया है। के एक मुक्तक से लिया है। से लिया है। ध्रुव स्वामिनी के पात्र में पहले पुरुष पात्र देख लें हम लोग। पुरुष पात्र में लिख लीजिए चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, मिहिरदेव, खिलिंग बार बार आ जाता है, खिगिल है। स्त्री पात्र में ध्रुव स्वामिनी। स्त्री पात्र में ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका है। ये नायक है और इसके नीचे नायिका लिख दे रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी, कोमा। चलिए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित 3 अंक है। इसमें स्त्री प्रधान समस्यात्मक एवं ऐतिहासिक नाटक है। स्त्री को भोग की वस्तु मानने, उसकी अस्मिता को न स्वीकारने, अनमेल विवाह आदि पर
प्रहार नारी उत्थान की समस्याओं का चित्रण। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक पात्र है। इतिहास में इसका नाम ध्रुवश्री मिलता है। ध्रुव स्वामिनी नाम प्रसाद जी ने राजशेखर के एक मुक्तक से लिया है। पुरुष पात्र की बात करें तो कौन है? चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, मिहिरदेव, खिजिल, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमल। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो, प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके नाटक को आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। प्रसाद युग में हमने एक ही नाटककार को अभी देखा है, जयशंकर प्रसाद को। अगली क्लास में और जो बचे हुए नाटककार हैं उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।